नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 5. रिकॉन्सिलिएशन का क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करेंगे आप लोग. इलस्ट्रेशन नंबर 5 के अंदर आपको दो तरह का प्रॉफिट दिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंट्स की बुक बोल रही है प्रॉफिट कितना है, 1,68,000. और कॉस्ट की बुक क्या बोल रही है, प्रॉफिट कितना है, 2,40,000. आपको बताना क्या होता है रिकॉन्सिलिएशन में, दैट ये फर्क क्यों आया है या इसके पीछे कारण क्या है. वो सारे कारण आपको लिखने होते हैं और फिर टैली करके दिखाना होता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस के जो भी कारण है आप उनको प्लस माइनस करके दिखाते हैं रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में. ठीक है, तो चलो इसको अपन बनाते हैं. सबसे पहले कौन सा प्रॉफिट लिखते हैं, कारण ऊपर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला. तो 1,68,000 अपनी कॉपी में लिखो. प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. क्या हुआ, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1,68,000 लिखकर अब हम उसमें करेंगे चेंजेस. 68,000, 1,68,000 ये मैंने लिख दिया है 1,68,000. अब नीचे मेरे को क्या दे रखा है, ये ट्रेडिंग एंड P&L. ये अकाउंट्स की बुक में बनता है या कॉस्ट की बुक में बनता है, अकाउंट्स की बुक में. ठीक है, और कॉस्टिंग रिकॉर्ड शो, ये कह रहा है कॉस्ट की बुक ने ये सारी बातें बोली, अकाउंट्स की बुक ने ये सारी बातें बोली. जहां भी आपको डिफरेंस नजर आ रहा है वही प्रॉफिट अलग आने का कारण हो सकता है. तो सबसे पहले कॉस्ट क्या बोल रहा है, बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 7,80,000. भाई कॉस्ट के हिसाब से ना क्लोजिंग स्टॉक 7,80,000 का था. आपने अकाउंट्स की बुक में केवल 7,50,000 लिखा है, कम लिखा है, तो आपको उसे बढ़ाना पड़ेगा. एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट से डायरेक्ट रिलेशन होता है या इनडायरेक्ट होता है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट, चेक कर लो यहां से पता लग जाएगा 1 मिनट में. क्रेडिट साइड अच्छी वाली साइड होती है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट जितनी ज्यादा होगी यहाँ पे प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा. ठीक है, तो आपने क्या किया, आपको कॉस्ट ने बोला था कि 7,80,000 लिखना चाहिए, पर आपने केवल 7,50,000 ही लिखा, यानी 30,000 से अपने प्रॉफिट को कम दिखा के रख रखा है. तो अब क्या करोगे, प्लस करोगे 30,000, प्लस लिखेंगे वैल्यूएशन या डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. कोई डाउट किसी को. फैक्ट्री ओवरहेड हैव बीन अब्सॉर्ब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,89,800. एब्सॉर्ब मतलब कि कॉस्ट शीट में जब प्रॉफिट निकाल रहे थे तो फैक्ट्री ओवरहेड इतने ही जोड़े थे, तो फिर अकाउंट्स वाले ने कितने जोड़ दिए, अरे इसने तो बहुत ज्यादा जोड़ दिए. अकाउंट्स वाले ने इतनी ज्यादा कॉस्ट जोड़ दी फैक्ट्री ओवरहेड की, जबकि केवल इतना ही अलाउड था खर्चा. तो अकाउंट्स वाले ने ज्यादा खर्चा दिखा रखा है, तो प्रॉफिट क्या होगा, क्या आप इसको प्लस करोगे या माइनस करोगे, सोचकर बताओ. डिफरेंस निकालो पहले. 20,200 इज टू बी एडेड. अब आप लोग कह रहे हो माइनस करोगे कैसे. देखिए एक बात सुनो, देखो फैक्ट्री ओवरहेड की जो रियल में कितने थे, 2,10,000, कॉस्ट में कितने लिए गए, इतने. दिस इज ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी. तो कल क्या कर रहे थे अंडर रिकवरी के केस में, अंडर रिकवरी को सही करने के लिए कल वाला चार्ट खोलो, उसको रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करना था देख के आना. प्रॉफिट इंक्रीज करना पड़ेगा रेक्टिफिकेशन को करने के लिए, तो फिर करो इंक्रीज, प्लस 20,200. ये अब्जॉर्प्शन वाले टॉपिक में करना क्या है, सबसे पहले पता करो ओवर रिकवरी है या अंडर रिकवरी है. पता करते ही उस चार्ट को देखो, चार्ट में हिंदी में बातें लिखी हुई है और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं. सन्ड्री इनकम इज नॉट कंसीडर्ड, कॉस्ट के हिसाब से ऐसी कोई इनकम नहीं मानी जाएगी.
तो जो भी इनकम अकाउंट्स ने लिखी है वो माइनस कर दो। कौन सी लिख रखी है? सन्ड्री इनकम। 5000 इज नॉट अलाउड इन द कॉस्टिंग, सो उसको माइनस कर दो। टोटल अब्जॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस इज 2,46,000। तो ये डायरेक्ट वेजेस जो रियल में या अकाउंट्स में 2,30,000 के लगे थे, कॉस्ट ने 2,46,000 के लिख रखे हैं। इज इट ओवर एब्जॉर्प्शन? सो ओवर एब्जॉर्प्शन का चार्ट देख के देखो क्या करना है, उसमें प्रॉफिट को कम करना है। ओवर एब्जॉर्प्शन में प्रॉफिट को कम कर दीजिए। कितने से करोगे? डिफरेंस से। 16,000। इसमें आप लोग नाम क्या लिखोगे? डिफरेंस ड्यू टू अंडर एब्जॉर्प्शन है तो अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन है तो ओवर एब्जॉर्प्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर कवर्ड एट 3% ऑफ सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को 3% ऑफ सेलिंग प्राइस के हिसाब से लिया। तो सेल्स का 3% कितना? सेल कितनी है? 34,65,000। इसका 3% 1,03,900 ओके, 1,03,950 ये कॉस्ट ने लिखा है और अकाउंट्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिख रखे हैं केवल इतने। सो इज इट ओवर एब्जॉर्प्शन? कॉस्ट ने ज्यादा लिख दिया, कॉस्ट ने ओवर एब्जॉर्ब कर रखा है, तो ओवर एब्जॉर्प्शन में माइनस करते हैं। कुछ समझ आए नहीं आए ये याद रख लो, ओवर एब्जॉर्प्शन में माइनस करना है और अंडर में प्लस करना है बस। तो इनका डिफरेंस क्या है उसको लेस कर दो। 8,950 ये आपने कर दिया माइनस। और क्या है? सेलिंग प्राइस इंक्लूड्स 5% फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट के हिसाब से सेलिंग एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए थे? सेल का 5%, 34,65,000 का 5% होना चाहिए था कॉस्ट के हिसाब से। कितना आ रहा है बता दो। ऐसे बताया करो, 1 2 3 4 ऐसे बोलो। 17,3,250 कॉस्ट के हिसाब से, क्योंकि नीचे सारी बातें क्या लिख रखी है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट ने क्या बोला? सेलिंग प्राइस इंक्लूड 5% फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये 5% आपने ले लिए। तो अकाउंट्स की बुक ने कितने दिखा रखे हैं? ये तो 2,25 दिखा रखे हैं, कॉस्ट ने कम दिखाए हैं। इज इट अंडर रिकवरी? अंडर रिकवरी शुड बी एडेड। तो कितना डिफरेंस है? 51,750 ऐड कर लो। आंसर आपको पता है क्या आना चाहिए, है ना? 2,40,000 आना चाहिए। तो चेक कर लो आपका आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन होने वाला था और लॉजिक के साथ में अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन आपको 7 अगस्त की क्लास में नजर आएंगे, जिन्होंने नहीं देखी हुई है और जिनको नहीं समझना है और फिर भी सही करना है। सो यू हैव टू जस्ट मेक इट श्योर कि जब अंडर एब्जॉर्प्शन है तब आप क्या कर रहे हो। इतना तो इतनी देर में हो गया होगा ना, ऐड कर रहे हो। और याद रखने का तरीका, अंडर एब्जॉर्प्शन यानी कम है आप ऐड कर दो, ओवर एब्जॉर्प्शन यानी ज्यादा है प्लस कर दो, आपका काम इजीली बन जाएगा। ठीक है। सो रिकॉन्सिलिएशन इलस्ट्रेशन नंबर 5। जूम मीटिंग पे जो भी स्टूडेंट्स है कंफर्म कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 डन। सारे बोलना जोर से। इलस्ट्रेशन नंबर 5 डन। ओके, नाउ लेट्स कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 7। शिव मैंने 7 बोला या 6 बोला है करवाने को? 6 बोला है ना, 6 पे आ जाओ। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 6 इज वेरी इजी। देखो ध्यान से, कॉस्ट शीट पढ़ी थी ना सबने? तो अच्छा बना के दिखाएंगे आज आप लोग? बनानी पड़ेगी। ट्रांजिस्टर आपस में बात नहीं करनी है, यही देखना है, ठीक है?
A transistor manufacturer who commences his business on 1st June 2022 supplies you the following information and asks you to prepare a statement showing profit per transistor sold. Wages and material are to be charged at actual cost. Work overhead at 75% of the wages and office overhead at 30% of the works cost. ये work overhead, office overhead ये terms accounts की है या cost की है? ये cost की है और ऐसा काम हम कहाँ करते थे? Cost sheet बनाते वक्त. Number of transistors manufactured during the year and sold were 540 transistors. Other आपको चीजें दे रखी है material, wages, selling price. Now actual work expenses ये है अकाउंट्स का, ये एक्चुअल में क्या हुआ. तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले दोनों का प्रॉफिट चाहिए. ना तो मेरे को लगता है आपके पास में अकाउंट्स का है और ना ही कॉस्ट का है, कुछ भी नहीं है. तो अकाउंट्स का प्रॉफिट कौन देता है, कौन सा अकाउंट देता है? अंकित जहांगीर. अकाउंट्स का प्रॉफिट कहां से आता है? ट्रेडिंग P&L. और कॉस्ट का कॉस्ट शीट से आता है. तो दोनों ही चीजें बनानी पड़ेगी. कॉस्ट शीट बनाना शुरू कीजिए. कॉस्ट शीट यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं वो पहली बात तो आपकी इस बैच की कॉस्ट शीट हो चुकी. उसके अलावा आप फाउंडेशन में पढ़ के आए हो. उसके अलावा जो 270 वाले हैं उनका तो चैप्टर भी हो चुका है अच्छे से. तो अब आप लोगों को मेरे को सीक्वेंस बताना है, ना कि मैं आपको बताऊंगी. बोलिए पहले क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मटेरियल. कितने ट्रांजिस्टर्स बना रहे हो, कितनी यूनिट बना रहे हो? 540. इट्स फॉर 540 यूनिट्स. और मटेरियल पर यूनिट कितना दे रखा है? 240. तो 540 मल्टीप्लाई 240, डायरेक्ट मटेरियल विल बी 129600. ओके. डायरेक्ट लेबर कहीं है? वेजेस पर सेट, चलो घंटों के हिसाब से नहीं दे रहा, ये तो यूनिट के हिसाब से ही दे रहा है. तो 540 मल्टीप्लाई 20 रुपीज है क्या है? 80 रुपीज. डायरेक्ट लेबर विल बी 43200. Is there any direct expenses? No. Then prime cost will be 172,800. Okay. Next we add is factory overheads. अच्छा देखें फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में कॉस्टिंग ने कुछ बोला है. यहां तक बना लिया सबने? चेक कर लूं एक बार. अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है? दैट फैक्ट्री ओवरहेड का दूसरा नाम देकर लिखा है वर्क ओवरहेड एट 75% ऑफ द वेजेस. तो वेजेस जो भी थे उसका 75% ले लीजिए. इट शुड बी 75% ऑफ 43200. क्या आ रहा है? 32,400. ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 205200. अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग WIP कुछ नहीं है तो क्या प्लस करूं? अब यही नेट हो गई. ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स हाउ मच? सो आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के लिए बोला है 30% ऑफ द वर्क्स कॉस्ट. वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, इसका 30%. 205200 का 30% क्या होता है? तो 560. क्या मिला ये ऐड करने के बाद? अरे इसका नाम क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. लेकिन मुझे ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स नहीं दे रखा, तो यही क्या हो जाएगा? COGS. ठीक है, जिसका हो गया वो शांति रखें एकदम. अब उसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा? प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 0. सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स. सेल दे रखी है क्या? सेल देखो दे रखी होगी, देखते हैं. आपको इसने बोला है
कि आप 600 रुपए के हिसाब से बेच रहे हो 540 ट्रांजिस्टर्स को, तो सेल विल बी 540 मल्टीप्लाई 600, 3,24,000। तो प्रॉफिट 57,240। एक काम हुआ है अभी क्वेश्चन का कि कॉस्ट वाला प्रॉफिट मिला है, यानी कि रिकॉन्सिलिएशन में जो नीचे नीचे आंसर आता है वो मिल गया। अब अकाउंट से प्रॉफिट चाहिए, चलो निकालते हैं। अकाउंट से प्रॉफिट के लिए मुझे ट्रेडिंग इन पीएनएल अकाउंट चाहिए, तो सेल लिखते हैं 324,000 सेल्स, और अकाउंट्स में खर्चे किस हिसाब से लिख रखे हैं? क्वेश्चन कहाँ गया आपका? वी वर डूइंग 6th वन ना, ये वाला। मटेरियल सेम टू सेम, वेजेस भी सेम, ये खर्चा तो कोई फर्क है नहीं। मटेरियल के बारे में अकाउंट्स ने नीचे कुछ दे नहीं रखा है, तो वही हो जाएगा। कितना था मटेरियल आपका? 129,600। वेजेस के बारे में भी कुछ नहीं दे रखा, तो वेजेस भी सेम 43200। अब और आपने लिखे थे क्या क्या खर्चे? फैक्ट्री, ऑफिस, इनके बारे में दे रखा है, ये रियल वाले दे रखे हैं उसने। देखो कहाँ दे रखे हैं, ये रे, एक्चुअल वर्क्स एक्सपेंसेस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। अब अकाउंट्स तो सिर्फ एक्चुअल के हिसाब से काम चलता है, उसमें अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी, एब्जॉर्प्शन, एनालिसिस ऐसा कुछ नहीं आता। तो ये दोनों खर्चे लिख दो अकाउंट्स की बुक में, 32160 एंड 61800। 2 फैक्ट्री ओवरहेड्स, 2 ऑफिस ओवरहेड्स। अमाउंट क्या है शिव? एक्चुअल अमाउंट ऑफ फैक्ट्री एंड ऑफिस एंड ओके। तो प्रॉफिट आ रहा है क्या? नेट ही आ गया, सारे खर्चे भी लगा ही दिए। सारे खर्चे लिख दिए मैंने, अब अलग अलग करूं क्या? मुझे तो रिकॉन्सिलिएशन से मतलब है ना। 240 या 250? ओके, 57240 सबका आ गया क्या? 57240। देखो बुक नहीं है क्या किसी के पास भी? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से करो। इसको आप अलग अलग प्रेजेंट कर सकते हैं। वेजेस और मटेरियल तक जो आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, उसके बाद में ये खर्चे लगाने के बाद नेट प्रॉफिट होगा। अगर ट्रेडिंग और पीएनएल अलग अलग बनाते तो, पर आजकल एक साथ ही बनते हैं। सिखा दूं रिकॉन्सिलिएशन जिनका नहीं हुआ उन्हें? कौन से प्रॉफिट से शुरू करते हैं? अकाउंट्स की बुक ने क्या प्रॉफिट दिखाया? 57,240। ठीक है, ये अकाउंट्स का प्रॉफिट है। कॉस्ट ने क्या दिखाया? यही दिखाया, यानी यहीं तक जाना है आपको। फाइनली इसमें जो भी प्लस माइनस करो आना यही चाहिए। अब करते प्लस माइनस। कौन से खर्चों में फर्क है दोनों के? आप देखेंगे मटेरियल दोनों ने सेम ही लिखा है, डायरेक्ट लेबर भी सेम ही लिखा है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ने लिखा 32400 और अकाउंट्स ने लिखा क्या? 32,160। तो कॉस्ट ने ज्यादा लिखा है कम लिखा है? ज्यादा लिखा है। इट इज ओवर रिकवरी। ओवर रिकवरी क्या होती है? माइनस। डिफरेंस क्या है इनका? 240 मैंने कर दिया माइनस। और ऑफिस वाला कॉस्ट ने कितना लिखा था? 61,560 और अकाउंट्स ने 61800। ज्यादा किसने लिखा है? कॉस्ट पीछे रह गई, अंडर रिकवरी।
अंडर रिकवरी शुड बी एडेड, तो 240 प्लस हो जाएगा। ये हो गया आपका रिकॉन्सिलिएशन। दिखा के आना है, कहीं ऐसा मत लिख देना कि प्रॉफिट से मैं रिकॉन्साइल्ड है। रिकॉन्सिलिएशन। डन एवरीबॉडी? So now move to illustration number 8, the final question of the class। उसके बाद 9th आपके लिए होमवर्क रहेगा और मैं दिखा दूंगी ना, पहले हम 8 कर रहे हैं तो 8 ही देखेंगे। ये आवाज आ कहाँ से? 7 तो कल के लिए है ना, 7th और 12th। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या दे रखा है आपको? फाइनेंशियल P&L, यानी ये इसने दे रखी है अकाउंट्स की बातें। अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट कितना? ये दे रखा। यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं रिकॉन्सिलिएशन का। ये एक जगह लिख के रख लेते हैं। क्या साल के बीच में कर रहा होगा, कोई खास बात नहीं है। तुम रिकॉन्सिलिएशन लगाया ना, ये अकाउंट बना रहा है, ये अकाउंट बना रहा है। आप स्टेटमेंट बनाओ, उसके बाद में अकाउंट पे आएंगे। यस चलो देखो फिर ध्यान से। द कॉस्ट अकाउंट ऑफ द कंसर्न शॉर्ट नेट प्रॉफिट ऑफ 132200। हमारे पास में क्वेश्चन शुरू करने का, क्वेश्चन मतलब जो शुरू करते हैं जिस डिजिट से, वो भी आ गई, और जो आपको निकालनी होती है वो भी आ गई रिकॉन्सिलिएशन में। तो आप क्या करो, एक स्टेटमेंट फॉर्म में ही करो। इसने आपको अकाउंट बनाने को बोला है, कोई बात नहीं, हम अकाउंट सीखेंगे, पर पहले आप स्टेटमेंट से टैली करो, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? एफए का प्रॉफिट और कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग का दे रखा है 132200। यहां से यहां तक पहुंचना है। पहुंचने के लिए सारे डिफरेंसेस को आपको देखना पड़ेगा। तो चलो लाइन से देखते हैं नीचे क्या दे रखा है वहां से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस 90,800। कॉस्ट ने बोला ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अकाउंट्स वाला क्या बोल रहा है? ओपनिंग स्टॉक। ये टोटल करना अकाउंट्स वाले के ओपनिंग स्टॉक का। अच्छा मुझे लिखवाइए कि कॉस्ट ने ओपनिंग स्टॉक क्या बोला और अकाउंट्स ने बोला ये। अच्छा कॉस्ट ने क्या? यही है ओपनिंग स्टॉक के बारे में। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपने कॉस्ट में लिखा है 90,800 और अकाउंट्स ने लिखा है 77,500, ठीक है। क्या ओवर रिकवरी? अरे भाई मेरी बात सुनो, ये खर्चे थोड़ी है जो तुम ओवर और अंडर पे पहुंच गए। अब मुझे ये बताइए कि ओपनिंग स्टॉक को आप कॉस्ट शीट में क्या करते हो? ऐड कर दो, ऐड करते हो। यानी ओपनिंग स्टॉक के केस में तो आप ये आपका ये ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी काम कर जाएगा, क्योंकि खर्चे सारे ऐड हो रहे थे और ओपनिंग स्टॉक भी उन्हीं की तरह ऐड हो रहा है। तो अब आपको ओवर रिकवरी मिल रही है, तो डिफरेंस को क्या करोगे? माइनस। कितना डिफरेंस आ रहा है? 13,300 को आप कर दोगे माइनस, करो। तेरह 13,300, ठीक है। और क्या बोला है? क्लोजिंग स्टॉक। अब है ना, याद रखना कि क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? माइनस होता है। अगर सारे खर्चे प्लस हो रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है ना, तो आपको ओवर और अंडर में से जो भी लग रहा हो बस उसका उल्टा कर देना। आपको क्या लग रहा है? कॉस्ट ने कितना लिखा है क्लोजिंग स्टॉक? 69,500। ये क्लोजिंग स्टॉक
क्लोज कॉस्ट में लिखा 69500 और अकाउंट्स ने कितना लिख रखा है, ये टोटल करेंगे आप 65,700। तो अगर हम नॉर्मल केस में इसकी रिकवरी देखें बिना उल्टा किए तो क्या होगा, कॉस्ट ने ज्यादा लिख रखा है, ओवर रिकवरी आप क्या सोच रहे हो, माइनस करना है, पर क्लोजिंग स्टॉक के आगे एक माइनस का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, कितने से 3800 से ऐड कर दो, ठीक है। आगे और क्या दे रखा है, एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंट ने लेने से मना कर दिया तो जोड़ दो वापस, किसने ले रखा है ये 20,500 अकाउंट्स ने गलती से लिख दिए, ये लो ऐड कर दीजिए, नॉट अलाउड। और कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो चलो अकाउंट्स की बुक्स को देखते हैं उसने क्या क्या गलत लिख रखा है जो कॉस्ट में नहीं आता है, ढूंढ के बताना मुझे इनमें से कॉस्ट में क्या नहीं आता है, बैड डेट्स नहीं आते, चलो प्लस कर देते हैं। ऐसी कोई इनकम भी नहीं सुनी मैंने तो सेल के अलावा कॉस्ट में आती हुई, सेल के अलावा कॉस्ट शीट में कोई तरह की इनकम लिखते हो क्या, ज्यादा से ज्यादा सेल ऑफ स्क्रैप लिख देते हो और कुछ नहीं आता है, तो ये क्या है, माइनस करो, इसको नहीं लिखना। और कुछ बोलो, इनकम है ना ये, मार्वेलस मिसलेनियस रिवेन्यू, ऐसा कोई रिवेन्यू हमें कॉस्ट ने अलाउ नहीं किया है तो हमने माइनस कर दिया। चलो निकालो फाइनल, टैली हो गया क्या, कहां पहुंच गए ये, यहां पे, इसको अकाउंट फॉर्मेट में डालना सीखें, सिखाने की आवश्यकता है या समझ आ गया क्या होता है अकाउंट फॉर्मेट में डालना, आप गौर से देखना, पहले आप सब 132200 पे पहुंच जाओ फिर मुझे बताना, मैं अकाउंट फॉर्मेट सिखाती हूँ। हाँ जी, अगर आपको मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट बनाने को कह दिया जाए स्टेटमेंट की बजाय तो क्या करना, सबसे पहले रफ कॉपी में ये चेक कर लेना, ठीक है। ये करने के बाद क्या करोगे, आप अकाउंट बनाओगे तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए प्रॉफिट जो होता है वो क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, अकाउंट्स के लिए ऐसे प्रॉफिट डेबिट नेचर का अमाउंट होता है या क्रेडिट नेचर का होता है, हाँ क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स प्रॉफिट है ना, तो आप क्या लिखोगे 132400, यानी अब जो भी फायदा होगा वो यहां लिख देना और जो भी माइनस होगा वो डेबिट साइड में लिख देना, तो ये जो प्लस वाली चीजें हैं ये यहां लिख देना और जो माइनस वाली चीजें हैं उन्हें इस तरफ लिख देना, ये आपका अकाउंट बन जाएगा मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट। आपको बैलेंसिंग फिगर से ये वाला प्रॉफिट मिल जाएगा और आप नाम क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो नाम लिखेंगे वो देख लो, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन जो भी है वो लिख देना, नॉट कंसीडर्ड बैड डेट्स, नॉट कंसीडर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, मतलब पूरी बात ही लिख रहा है कुल मिला के, नॉट कंसीडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। 5, 6, 8 आपने कर लिए, मैं बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिख के जा रही हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 9 आई वॉन्ट इन योर नोटबुक्स टुमारो, और 12 और 7 मैं करवाऊंगी, उसी के साथ इस बुक कीपिंग की बुक को हम बंद कर देंगे।